हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस आईटी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट वीडियो के अंदर, उसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, पहले वाला जो पार्ट था उसमें पढ़ा था सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन से होते हैं। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़े थे हम लोगों ने। मैं यहाँ पे वापस उसको रिवाइज कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर थे हम लोगों के पास। एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा था यूटिलिटी। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़े थे। पहला था सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दूसरा था सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और तीसरा था सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। 3 सॉफ्टवेयर मैंने पढ़े थे। इसके अंदर सिस्टम की देखरेख, सिस्टम का मैनेजमेंट, सिस्टम का प्रबंधन, सिस्टम की सभी गतिविधियों पर नजर रखना, सिस्टम को के इनपुट्स को ध्यान रखना, आउटपुट्स को ध्यान रखना, प्रोसेस को ध्यान रखना, सभी के लिए इंटरनल जितनी भी चीजें होती, केवल सिस्टम से रिलेटेड कार्य कौन करता था? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता था। ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा पार्ट पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम लोगों के लिए बना था, यूजर्स के लिए बना था। तो एप्लीकेशन जितने भी यूजर्स यूज करते हैं, सिस्टम से कोई नया नहीं, इसका सिस्टम में हम लोगों ने उसका उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। इसके अंदर हम लोगों ने 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर पढ़े थे, जिसमें लिखा था जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है। जनरल पर्पस जो आम उपयोगकर्ता के लिए या आम उपयोग के लिए बने होते हैं, जो हर सिस्टम में आपके पास अवेलेबल रहेंगे, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या ऐसे सॉफ्टवेयर जो हर जगह पे आपको काम आते हैं और नहीं भी आते तो भी आपके सिस्टम में रहते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है। हर पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके मेनली बेसिक नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग। और स्पेशल पर्पस वो होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए बनते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, टैली है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सभी इसके बाद अंदर बात करेंगे। इन दोनों के बाद जो बच जाते हैं वो होते हैं यूटिलिटी। शॉर्ट में इसलिए चल रहा हूं कि यहाँ पे हम सब लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में चार्ट बना के। ठीक है। अब है यूटिलिटी। ये तीसरा सॉफ्टवेयर था हम लोगों का, जो इन दोनों के बाद बच जाते हैं। वैसे तो मैक्सिमम 2 ही सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन इनके बाद जो बच जाते हैं वो यूटिलिटी में चले जाते हैं। यूटिलिटी वो चीज होती है जिसके अंदर बचे हुए सॉफ्टवेयर आते हैं। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज में आते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं यूटिलिटी के अंदर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। आपका बुक के अंदर टॉपिक दे रखा है पेज नंबर 94 के ऊपर। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है कौन सा? एंटीवायरस। पास से ये वाला टॉपिक लेना है। ठीक है। कौन से इतना सब हम पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। अब देखना है यूटिलिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। एंटीवायरस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो उपयोग में आने वाली चीज होती है वो है, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर का जो वीडियो देखा था उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कंप्यूटर को सुरक्षा देने के लिए हमको चाहिए होती है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर की सुरक्षा किन चीजों से चेक करनी पड़ती है, वो होता है वायरस से। ठीक है। तो वायरस को अगर रोकना है तो हमें क्या चाहिए? एंटीवायरस। कुछ एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम का समूह होता है जिसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की परिभाषा पूरी थी लास्ट वीडियो की। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसी प्रकार से एंटीवायरस भी इस तरह का सॉफ्टवेयर कि जिसमें प्रोग्राम और प्रोग्राम के ऐसे समूह होते हैं जो आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके कंप्यूटर में जब भी काम करते हैं तो आपके कंप्यूटर का नुकसान होने से बचाते हैं, किसी भी प्रकार का नुकसान होने से उसको कंप्यूटर बचाते हैं। ये कोशिश करते हैं कि आपके डेटा को पुनः लाते हैं, पुनः उसकी रिकवरी करते हैं। ये सारे काम किसके होते हैं? एंटीवायरस करते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के स्कैनर्स और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहला एंटीवायरस यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम है कन्वेंशनल डिस्क स्कैनर। ठीक है। विभिन्न प्रकार के स्कैनर भी बोल सकते हैं। स्कैनर मतलब जो आपके सिस्टम को स्कैन करता है, उसके ऊपर नजर रखता है। ठीक है। कन्वेंशनल डिस्क स्कैनर। ठीक है। कन्वेंशनल डिस्क स्कैनर वो स्कैनर होते हैं जो एक ऐसे स्टैंडर्ड वायरस चेक करने के प्रोग्राम होते हैं जो आप यूजर की रिक्वेस्ट पर या रिक्वेस्ट पर रन होकर आपके सिस्टम के अंदर शामिल वायरसेस को दूर करते हैं। उनके डिस्क में, उनकी डायरेक्टरी में जहाँ पे भी उपलब्ध होते हैं। मतलब यूजर जब बोलता है कि भाई आप जाके डिस्क के अंदर इस चीज को ढूंढे, इस वायरसेस को ढूंढे, या हमको ऐसा लग रहा है कि ये वायरस आ रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है,
तो उसको ढूंढने के लिए क्या करता है, ये जो है आपका स्कैनर है वो काम करता है। इसका नाम होता है कन्वेंशनल डिस्क स्कैनर। यूजर के बोलने पे, उसकी रिक्वेस्ट करने पे ये रन होता है। यदि हम हमारे सामने उपयोगकर्ता को लग रहा है कि सिस्टम कुछ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या ये शायद वायरस ही हो सकता है, तब हम इसको बोलते हैं जैसे स्कैनर को कि क्या करे, वो जाके सिस्टम के अंदर आपके डिस्क के अंदर जाके जितनी भी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज के फोल्डर्स हैं, उनको जाके चेक करें कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है। फिर ऐसा होता है दूसरा मेमोरी रेसिडेंट स्कैनर। ये मेमोरी के अंदर जाके पर्दे के पीछे रह के कार्य करता है। पर्दे के पीछे मतलब बैकग्राउंड में कार्य करता है। ये आपकी गतिविधियों को कोई हस्तक्षेप नहीं करता। ये प्रोग्राम की स्कैनिंग प्रोग्राम का करने का एक सामान्य प्रकार होता है जो बैकग्राउंड में रह के तब कार्य करता है जब कि हम कंप्यूटर पर कुछ का उपयोग कर रहे हैं। मतलब जब तक हम कंप्यूटर चलाते रहते हैं, इतनी देर में ये पीछे मेमोरी में बैठ के ये करता है कि पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये सिस्टम को अंदर ही अंदर चेक करता रहेगा कि कोई कंप्यूटर में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, या कोई कंप्यूटर के अंदर किसी तरह का वायरस तो नहीं आ रहा है। ये बैकग्राउंड में खुद ही स्वतः करता है। ठीक है, पहले वाले को हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया जाके चेक करो, ये स्वतः आपका कंप्यूटर जब चालू होगा, चालू होने से लेकर बंद होने तक ये बैकग्राउंड में बैठ के मेमोरी रेसिडेंट मतलब मेमोरी के अंदर बैठ के क्या करेगा, स्कैन करता जाएगा, आपके सिस्टम को चेक करता जाएगा। इसके अलावा होता है बिहेवियर बेस्ड स्कैनर। ठीक है, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार। व्यवहार के आधार पर जब हमको ऐसा लगता है, यूजर को ऐसा लगता है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही है, कुछ कंप्यूटर का व्यवहार चेंज हो रहा है, या कंप्यूटर के अंदर ऐसा हमको लगने लगता है, ठीक है, कि कंप्यूटर में कोई फाइल लोड होने में टाइम लगा रही है, कोई फाइल लोड ही नहीं हो रही है, सिस्टम हैंग हो रहा है। जब ऐसे व्यवहार आने लगते हैं तब तो क्या करता है, बिहेवियर जो स्कैनर होता है वो कंप्यूटर से के चलने के व्यवहार के अनुसार क्या करता है, अपने वहां पे जाके पूरे कंप्यूटर के फाइल्स में जाके जैसे बूट सेक्टर में जाके, उसके बूट सेक्टर मतलब होता है कंप्यूटर जब चालू होता है उसके सेक्टर के अंदर जाके क्या करता है, चेक करता है कि यहाँ वायरस तो नहीं आ गया, कि ये व्यवहार ऐसा क्यों कर रहा है, कंप्यूटर हमारा व्यवहार ऐसा क्यों कर रहा है। अपने वायरस को फैलने के लिए जो वायरस जो है अपने सिस्टम में फैल रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करता है, कि इनके व्यवहार के आधार पर उनको डिटेक्ट करता है कि ये ऐसा व्यवहार हो रहा है, कंप्यूटर रुक रहा है, फाइल्स रुक रही है, करप्ट हो रही है। तो इन व्यवहार के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये सिस्टम के अंदर पूरी तरह से स्कैन करता है। हम एंटीवायरस बात करेंगे, वायरस नहीं है कोई से भी, ध्यान देना, कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायरस को समझेंगे तो हम वायरस लिखना है, लेकिन एंटीवायरस को समझेंगे, एंटीवायरस लिखना हम कंफ्यूजन में करेंगे तो वापस वायरस के नाम लिख देते हैं कि भाई ये वायरस होता है। ऐसा नहीं, ये वायरस को रोकने के लिए कौन कौन से दवाइयां हैं, हमारी भाषा में बात करें तो, ठीक है, वो वाली बात आ रही है, ये व्यवहार के अनुसार उसको दिखता है। फिर होता है स्टार्टअप स्कैनर। ठीक है, स्टार्टअप स्कैनर। ठीक है, स्टार्टअप स्कैनर वो होता है जब कंप्यूटर शुरू होता है, चालू करते हैं, जैसे पावर ऑन करते हैं तभी शुरू होते ही क्या हो जाता है, वो आपके मेमोरी के अंदर मतलब स्टार्ट होते ही स्कैनिंग करना चालू कर देता है। और तब तक चालू स्कैनिंग चालू जब तक कंप्यूटर पूरा चालू नहीं हो जाता, पूरा स्टार्ट में कमेंट स्क्रीन नहीं आती, उसके पहले ही क्या कर लेता है, अपने सिस्टम को स्कैन कर लेता है, पूरे सिस्टम को स्कैन करके देख लेता है कि चालू होने के पहले ही पूरा बूट सेक्टर मतलब स्टार्ट जैसे चालू हो रहा है, बटन ऑन किया और आपके सामने काली स्क्रीन आती है, ठीक है, मेन स्क्रीन आने के बाद इस बीच में ही वो क्या करता है, पूरे सिस्टम को स्कैन करता है कि भैया चालू होने के बाद कोई सिस्टम को कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए, पहले ही हम उसको क्या कर देते हैं, स्कैन कर देते हैं। जैसे वो चालू हो जाता है उसके बाद आपके सामने क्लीन स्क्रीन मिल जाती है। फिर होता है इनॉक्यूलेशन। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं टीकाकरण, हिंदी में, ठीक है, टीकाकरण। ये वायरस ढूंढने की बिल्कुल अद्वितीय विधि है, यूनिक टेक्निक है, जिसमें वायरस को ढूंढने की जगह उन परिवर्तनों को ढूंढते हैं जो वायरस फाइल पर या बूट सेक्टर में करते हैं। मतलब वायरस के द्वारा जैसे वायरस लगा तो हमारी फाइल में क्या परिवर्तन हुआ, हमारे सिस्टम में क्या परिवर्तन हुआ, ये उस चीज को ढूंढते हैं। वायरस को नहीं ढूंढते, ये डायरेक्ट उस चीज को ढूंढते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ और उनको सुधार। जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हमको इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, ठीक है, टीका लगने के बाद हम ये नहीं ढूंढता है कि दवाई कि भाई
वायरस कौन सा, ये ऐसा नहीं होता है, ये डायरेक्ट उस बीमारी को क्या करता है, खत्म करता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज है कि आपका यहाँ पे ये वायरस ढूंढने का काम नहीं करता, ये आपकी फाइल पे जिस फाइल पे तकलीफ आई है, जिस बूट सेक्टर में तकलीफ आई है, उस जगह पे जाके रिकवरी देने का काम करता है। ठीक है, तो बूट सेक्टर के अंदर जो टीकाकरण वाला है पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्केट में कुछ और प्रमुख सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। ठीक है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे उनके नाम लिख रहा हूँ इस तरफ, अब ध्यान से देखना जो मार्केट में उपलब्ध है। जैसे एक होता है नॉर्टन एंटीवायरस, ठीक है, दूसरा होता है जैसे आप लोगों ने इसके अंदर नाम सुना होगा, बहुत सारे होते हैं, एक होता है पांडा एंटीवायरस, ठीक, कैस्पर इसका होता है, ठीक है। इसके अलावा क्विक हिल सबसे इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है, ये क्विक हिल आपने एडवर्टाइजमेंट मार्केट टीवी वगैरह में बहुत देखोगे क्विक हिल एंटीवायरस का। ठीक है, नेट प्रोटेक्टर होता है, एनपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपके बुक के अंदर और भी नाम दे रखे हैं, आप उनमें से यूज कर सकते हैं, जैसे अवास्ट है, एबीजी है। ठीक है, इसके अलावा बिट डिफेंडर है, डॉक्टर वेब करंट है। ठीक है, कैस्पर इसका लिखी रखी है मैंने। ठीक है, एंड मैक फ्री है। ठीक, और भी बहुत सारे हैं एंटीवायरस जो आप यूज कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे लाइसेंस वाले होते हैं, लाइसेंस मैक्सिमम सभी लाइसेंस वाले होते हैं। फ्री वाला अगर यूज करेंगे तो वो फ्री जैसे उसमें सभी तरह के फीचर्स नहीं मिल पाते हैं। ये सब लाइसेंस वाले होते हैं, खरीदना पड़ता है, आपको सिस्टम में डालना पड़ता है। साल भर के लिए आप वैलिड कर सकते हो, 2 साल के लिए, 3 साल के, जितना पीरियड आपको लेना है आप उस पीरियड के अकॉर्डिंग इसको खरीद सकते हैं, अपने सिस्टम में डाल सकते हैं, जिससे सिस्टम में उससे रिलेटेड कोई भी वायरस नहीं आएगा। ठीक है, जिन वायरसेस को ये हटाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे डोज है एंटीवायरस है, ठीक है, जो आपके सिस्टम में वायरसेस को कम करते हैं, वायरसेस को हटाते हैं। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक देखते हैं इसके अंदर कि कौन सा है। हम ध्यान रखें, हम यूटिलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी में हमने पहला पढ़ा है एंटीवायरस, अब हम दूसरा पढ़ते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल। फाइल मैनेजमेंट टूल, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट टूल क्या होते हैं? फाइल मैनेजर एक ऐसे प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को डिस्क पर फाइल बनाना, कॉपी करना, अपडेट करना, एडिट करना, डिलीट करना आदि की सुविधा देते हैं। मतलब हम लोग जब ये कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, नाम चेंज करते हैं, ठीक है, अपडेट करते हैं फाइल के अंदर की पुरानी फाइल को नहीं बनाना, नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, ये सारे काम जो होते हैं ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं क्या? नहीं, इसके लिए क्या होता है, यूटिलिटी के पास जो इंटरनल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक हम लोग जैसे राइट क्लिक करके करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके करेंगे, जो भी हम लोगों की प्रोसेस होती है करने की, वो प्रोसेस को हैंडल पूरा ये करता है। ठीक है, आपने हम लोगों ने पहले बोला पूरे सिस्टम को हैंडल और सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है, लेकिन ये जो यूटिलिटी छोटी-छोटी चीजें हैं, जो बारीक-बारीक आइटम्स हैं, वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो इन यूटिलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बता देता हूं कि हम लोग जैसे एक गाड़ी लेते हैं, ठीक है, तो गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के अंदर हम लोगों को जो गाड़ी आती है तो हम देखा होगा उसके अंदर कुछ टूल्स आते हैं, जैसे पेचकस आते हैं, पानी आते हैं, अगर हमारी भाषा में बात करें हम। ठीक है, तो उनकी जरूरत है कि अगर नहीं भी आएंगे तो भी हम गाड़ी चलाएंगे और आएंगे तो भी हम गाड़ी चलाएंगे। ठीक है, तो अगर आए हैं मतलब वो क्या है, वो हमारी यूटिलिटी है कि हमारे साथ में जुड़ी हुई यूटिलिटीज के अंदर। अगर आपकी गाड़ी के अंदर मान लिया आगे का जो मास्क नहीं लगाओ, ठीक है, उसकी एक्सेसरीज नहीं लगी हो, तो क्या गाड़ी नहीं चलेगी? चलेगी, बिल्कुल चलेगी। लेकिन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये हमारी गाड़ी की यूटिलिटी है। एक व्यक्ति अगर कोई कपड़े पहनता है तो कपड़े पहनने के बाद हम लोग सोचते हैं क्या हम भले हम लोग बेल्ट पहने, शूज पहने, ठीक है, चश्मा लगाएं, कैप लगाएं, तो ये हम लगाना जरूरी है? नहीं। ठीक है, आप सिंपल भी शर्ट पैंट पहन के भी चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारी यूटिलिटीज है जो हम लगाते हैं, हम चला उसके द्वारा हम क्या चाहते हैं कि यार ये हमारी यूटिलिटीज के अंदर आए। ठीक है, भले नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये अगर लगाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कुछ सपोर्ट रहेगा किसी भी तरह का। यहाँ पे वही चीज है, फाइल यूटिलिटी जो है वो सभी क्या है, एंटीवायरस नहीं होगा तो सिस्टम में चलेगा। ठीक है, लेकिन सिस्टम में खराबी आ सकती है, इसलिए हमको ये सपोर्ट में लेना पड़ता है। फाइल मैनेजमेंट नहीं होगा नहीं चलेगा, लेकिन आप कट कॉपी पेस्ट या फाइल को बनाना, फाइल को बिगाड़ना कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो ये सब उनके लिए। तो फाइल को बनाने के लिए इसके भी कुछ टूल्स होते हैं अपने। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे
पहले है आपका एक्सप्लोरर के विकल्प लिखा हुआ है आपके पास, एक्सप्लोरर के विकल्प। एक्सप्लोरर क्या होता है, किसी भी जैसे हम लोग माय कंप्यूटर स्क्रीन खोलते हैं, स्क्रीन के ऊपर माय कंप्यूटर लिखा हुआ खोलते हैं, उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव आती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर करना कि किसी भी चीज को ओपन कर करके कि भाई कोई चीज ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, एक्सप्लोर हो रही है कि नहीं। इसके अलावा आप कोई फाइल पर क्लिक करते हैं, वर्ड की फाइल पे क्लिक करा तो वो फाइल डबल क्लिक करने के बाद ओपन हुई, तो ओपन होने के टाइम वो एक्सप्लोर मतलब खुल रही है या नहीं खुल रही है, ये खुलने के पीछे एक्सप्लोरर के टूल्स होते हैं, इसके अलग अलग विकल्प है जो इसके ऊपर काम करते हैं। फिर होगा मेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया मेटा ऑर्गेनाइजेशन। मेटा मतलब होता है जैसे आप बोलते हैं ना किसी का भी डेटा होता है, क्या मेटा कहलाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे तत्व होते हैं डेटा से, जो छोटी छोटी लिमिट्स होती हैं उनको उस ऑर्गेनाइज करना, उसको व्यवस्थित करना, हर छोटे छोटे डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। मेटा शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है के बारे में या अबाउट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डेटा के बारे में, डेटा, ठीक है, तो डेटा के बारे में मतलब किसी के बारे में बताना, ठीक है। ये चौक है, चौक के बारे में बता रहा हूं, तो मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूं, क्या हो गया, मेटा डेटा हो गया, ठीक है। तो कौन सा डेटा हम यूज कर रहे हैं उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हर छोटी छोटी फाइल के जो डेटा होते हैं उनके बारे में उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उनको व्यवस्थित करना इसका काम होता है, ठीक है। फिर होता है ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे हम कोई फाइल बनाते हैं, हमने कोई फाइल बी नाम से बनाई, कल कोई बनाई थी वो जेड नाम से थी, आज कोई बनाई वो ए नाम से है, ठीक है। तो अपने आप वो अल्फाबेटिकली जम जाना, हम लोगों ने कंप्यूटर और मोबाइल में देखा कोई भी फाइल अपने आप अल्फाबेटिकली जम जाती है, ठीक है। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज होती है, ये ऑटोमेटिकली फाइल आप कर रहे हो क्या, आपने तो खाली नाम लिख दिया, उसका फाइल तो अपने आप चली गई सिस्टम के अंदर, लेकिन ये सब चीजें क्या करती है, सभी फाइल को ऑर्गेनाइज करती है, डेट वाइज करती है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी वाइज करती है। तो इन सब के अकॉर्डिंग फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना ये किसका काम होता है, ऑटोमेटिक फाइल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। इसके अलावा होता है इंडेक्स सर्विसेज, ठीक है। इंडेक्सिंग मतलब जैसे हमारी बुक के अंदर इंडेक्स होता है कि पीछे लिखा हुआ होता है जिसके अंदर कि कौन सी चीज कौन से पेज नंबर में मिलेगी वैसी चीज, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे सभी फाइल्स इंडेक्स के रूप में जम जाती है। अगर हमको कोई फाइल नहीं मिल रही तो हम ऊपर फाइंड में जाके फाइंड करके उसका नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं, तो इंडेक्स में से वो फाइल निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। इतनी चीजें जो है फाइल मैनेजमेंट टूल आपको देता है करने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक खास चीज है, इसका भी ध्यान रखें। फाइल मैनेजमेंट टूल इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी यूटिलिटी का ही एक भाग है, ठीक है। यूटिलिटी के अंदर फाइल मैनेजमेंट टूल भी आता है जो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा है, ठीक है। अगला होता है डिस्क मैनेजमेंट टूल, कौन सा, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट टूल अभी हार्ड डिस्क से रिलेटेड होता है, जो हार्ड डिस्क को वो करती है, या आपकी सीडी है, डीवीडी है, इन सभी चीजों को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करती है। तो पहला इसके अंदर होता है फॉर डिस्क क्लीन गोल्ड, ठीक है। इसके अंदर पहला क्या होता है, फॉर डिस्क क्लीन गोल्ड। जितने भी पॉइंट लिख रहा हूं सब आपकी बुक के अंदर है, आप देखें, चलते हैं उसको एक एक पेज वाइज, ठीक है, आपको मिलेगा। यदि आपके कंप्यूटर में डिस्क गैर जरूरी व जंक फाइल से जुड़ी हुई है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, तो वो ऐसी फाइल जो गैर जरूरी है, जिनका कोई उपयोग नहीं है, या ऐसी जंक फाइल जिनको बोलते हैं, जिनका बहुत प्राइस सालों से उपयोग ही नहीं किया, वो पड़ी हुई मोबाइल में, पड़ी हुई कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो ऐसी फाइल को क्लीन करने के लिए ये वाली जो चीज है फॉर डिस्क क्लीन गोल्ड आपके सामने आती है, एक तरह का सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का, ठीक है, जो इसके अंदर यूज किया जाता है। दूसरा होता है सीडी स्टोरेज, सीडी आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। इसके स्टोरेज की क्षमता को निर्धारित करना कि ये भर गई है कि नहीं भर गई है, कितनी है, कैपेसिटी क्या है, इन सब के बारे में, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, इसको पावरफुल प्लेटफॉर्म क्या है। अगर सीडी स्टोरेज है ऐसा खासा क्या होता है, डीवीडी स्टोरेज भी होता है, ठीक है, जो आप इसके अंदर देखते हैं। फिर होता है डिस्क कीपर, ठीक है। डिस्क कीपर ये होता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन
के कारण कंप्यूटर धीमा हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अब छोटी सी बात समझते हैं। मान लीजिए डिस्क के अंदर मेमोरी है हमारी, है ना, ये मेमोरी हमारी बढ़ती जा रही है। अब कैसे बढ़ रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेमोरी कैसे बढ़ रही है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। अब छोटी सी बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों को यहाँ तक मेमोरी आपकी भर गई है, ठीक है। अब मेमोरी भर गई, आपको आगे कोई फाइल डिलीट करनी था, आपने कर दी डिलीट, ये डिलीट हो गई। अब आपका इतना सेक्टर क्या हो गया, बच गया, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल समझना, ठीक। फिर मान लो थोड़े दिन बाद कुछ इच्छा है कि यार ये वाली फाइल में डिलीट कर दूंगा, फिर डिलीट कर दी, इतना हिस्सा आपका क्या हो गया, फिर खाली हो गया। लेकिन अब मान लो कोई नई फाइल बनाने की इच्छा हो रही है, तो नई फाइल बनाते तो कहाँ आएगी, आगे आएगी, ठीक है। आगे आएगी, सीधी सी बात है, तो कहाँ जमा हो जाएगी, आपकी इसके आगे, ठीक है। तो हमारी मेमोरी कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, ध्यान देंगे, ठीक है। जब इतनी मेमोरी बढ़ गई तो हम अगर देखेंगे हमारी मेमोरी तो इतनी सी बची आगे खाली, ठीक है। अगर हम वास्तविकता में देखें तो अंदर इतना हिस्सा खाली है अभी हमारे पास, ये जो डिलीट करी फाइल थी वापस खाली हो गई और नई फाइल हमारी मेमोरी में आगे जुड़ती जा रही है। तो क्या होगा, आगे जुड़ते हुए पीछे के स्पेसेस का क्या होगा, तो इनको क्या करना पड़ता है, हमको कंप्रेस करना पड़ता है। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो पीछे की स्थिति जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये जो स्पेस है वो खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। ये जब ऐसे ऐसे फाइल्स के अंदर बीच में लाइंस आ जाती है, ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन। और इसको जब कंप्रेस करते हैं डीफ्रेगमेंटेशन, या इसको क्लीन करते हैं डीफ्रेगमेंटेशन होता है। तो डिस्क कीपर जो होता है ये इसके कारण आपका फ्रेगमेंटेशन के कारण कंप्यूटर धीमा हो जाता है। तो जब हम इसको सही कर देंगे तो कंप्यूटर हमारी स्पीड फिर पकड़ लेगा, हमारे पास स्पेस मिल जाएगा किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी देता है कि कई बार अन्य प्रॉब्लम भी देता है इसके अलावा। तो डिफ्रेगमेंट करने के लिए हम इस प्रोसेस को करने के लिए हम डिस्क कीपर का उपयोग करते हैं। पार्टीशन मैचिंग, अगला क्या होता है, पार्टीशन मैचिंग। पार्टीशन मैचिंग क्या होता है, आपके डिस्क के पार्ट्स कर देता है, छोटे छोटे पार्ट, भाई कौन सी चीज कौन सी जगह पे जाके सेव होगी, कौन सी चीज कहां जाके सेव होगी, इनके एक पार्टीशन हो जाती है जिसके अंदर पेजिंग, स्वैपिंग, ये सारी टेक्निक्स उसके अंदर यूज होती है, ठीक है। इसके द्वारा हार्ड डिस्क के पार्टीशन कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जिसमें ड्राइव बना सकते हैं, जैसे सी ड्राइव, बी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे पार्टीशन करके आप अपने अनुसार इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये पार्टीशन होता है। स्पेस कार्ड भी हमारे पास इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। स्पेस कार्ड जो होता है वो आपकी जो स्पेसिंग होती है उसके एक तरीके का उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने की सुविधा देता है, ठीक है, कि किस तरह से डिस्क के अंदर कोटा मैनेजमेंट हो, ठीक है। या फिर इसके अलावा ये भी दिया कि इसके अंदर स्पेस का निर्धारण किया जाता है। छोटी छोटी बातें, विन जिप, विंडोज जिप भी इसके अंदर काम करता है। विन जिप लिखा हुआ है ऑप्शन आपके पास में, विन जिप, ठीक है। इसको पूरा नाम होता है विंडोज जिप, ठीक है। ये जिप फाइल बनाता है, चेन वाली फाइल बना देता है, जिससे आपका डेटा कंप्रेस्ड फॉर्म में आप व्यवस्थित रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, ये मैं शॉर्ट में से चल रहा हूँ क्योंकि इनके लिए छोटे छोटे आपको पैराग्राफ दिए हैं जो आपको पहले लिखने ही करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर अगला जो हमारा यूटिलिटी आ रहा है वो आ रहा है कंप्रेशन टूल। कौन सा है, कंप्रेशन टूल। कंप्रेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को कंप्रेस करना, छोटा करना। हर फाइल को हम लोग जैसे हम लोग मोबाइल में किसी फाइल को भेजते हैं तो छोटी हो जाती है, ठीक है। या फिर हम बात करेंगे उसकी स्पेस छोटी हो जाती है। एग्जांपल के लिए देखें कि अगर मेरे पास आप देख रहे हो मेरे हाथ में 2 चौक है, मैं 3-4 चौक रख देता हूँ। अगर मैं इन चौक्स को दूर दूर रखता हूँ, 1 2 3 इसे दूर दूर रखता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, स्पेस ज्यादा कवर दिखेगी। लेकिन मैं अगर इसको कंप्रेस करके सबको एक से जगह इकट्ठा कर देता हूँ, मुझे स्पेस क्या दिखेगी, खाली दिखेगी, ठीक है। मतलब हर चीज को आप कंप्रेस कर दोगे तो आपको जगह ज्यादा मिलेगी, आपको काम करने के लिए फैलाव मिलेगा, ठीक है। ज्यादा आप कार्य कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो कंप्रेशन टूल वहां पे यही कार्य करता है, ठीक है। कंप्रेशन टूल अपने आप में एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा जो जितने भी यूटिलिटीज के अंदर आ रहे थे वो सभी आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसके ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, कि विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी हम लोगों ने ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, इसके अंदर हम लोगों को कुछ टॉपिक थे, सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर कुछ था, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें ये पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने यूटिलिटी खत्म कर दिया। यूटिलिटी का टॉपिक जो है इन चारों पे जाके क्लोज हो जाता है। यूटिलिटी के अंदर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, 4 प्रकार के, और इनके अंदर क्या क्या होता है वो मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका तीसरा पार्ट लाएंगे, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनके अंदर कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका बनेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इन सबके पीडीएफ मैं सारा आपको भेजूंगा, ठीक है। थैंक यू।